एक बार फिर से मोसाद ने जिस तरह का करिश्मा किया, मैं इसको करिश्मा ही कहूंगा, जिस तरह से मोसाद ने बाकायदा लेबनान और सीरिया में एक गोली नहीं चलाई, एक बम नहीं फोड़ा, और उसने जो हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है उसके करीब 1 दर्जन आतंकवादियों को उसने जान से मार दिया, बिना एक गोली चलाए, बिना एक बम फोड़े। कुछ साल पहले सलमान खान की एक फिल्म आई थी जो बहुत लोकप्रिय हुई। फिल्म का नाम है टाइगर अभी जिंदा है। इस फिल्म में दरअसल सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई थी, जिसको यह माना गया था कि अब वो नहीं रहा, वो मर गया या वो एक्शन में नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है सलमान खान की फिर से वापसी होती है और एक बार फिर वो दुश्मनों का सफाया करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि टाइगर अभी जिंदा है। कुछ ऐसा ही आज मोसाद के बारे में कहा जा सकता है। जी हां, वही मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। तो आज मोसाद के बारे में कहा जा सकता है कि मोसाद अभी जिंदा है। मैं मोसाद अभी जिंदा है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोसाद को तो दुनिया की सबसे अच्छी एक एजेंसी कहा जाता है, सबसे प्रभावशाली, सबसे एक्टिवली दुश्मन का सफाया करने वाली जो एक एजेंसी है, जो एक खुफिया एजेंसी है, इजराइल की खुफिया एजेंसी को ऐसा माना जाता है। लेकिन 7 अक्टूबर को याद कीजिए, 7 अक्टूबर के बाद दुनिया में बहुत से लोग ये कहने लगे थे, मानने लगे थे कि मोसाद जो है खत्म हो गया, मोसाद में दम नहीं बचा। 7 अक्टूबर आपको अच्छी तरह से याद है, 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के आतंकवादियों ने किस तरह से इजराइल के अंदर घुसकर उन्होंने जो है एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, और उस म्यूजिक फेस्टिवल में उन्होंने घुस करके जो है कई सारे इजराइल के कई सैकड़ों लोगों की हत्याएं कर दी थी, महिलाओं के साथ अभद्रता की थी, उनकी निर्वस्त्र जो शव थे उसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। कई वहां पे इजराइल के सैनिक थे जिनकी गर्दनें काट दी थी, और 300 से ज्यादा लोगों को बंधक बना के वो अपने साथ ले गए थे। तो जब इतना बड़ा हादसा हुआ तब लोग ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर इतना बड़ा हादसा, इसकी तैयारी हो रही होगी, हमास इतने समय तक इसकी तैयारी करता रहा, और हमास जो है हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मोसाद को कुछ पता नहीं चला। तो लोग ये कह रहे थे कि मोसाद जो है वो खत्म हो गया, अब उसमें दम नहीं बचा। कुछ लोग कह रहे थे कि पॉलिटिकली जो है इजराइल में टर्मोइल है, पॉलिटिकली जो है इजराइल में लगातार चुनाव हो रहे हैं, सरकार वहां कमजोर हो गई, इसलिए मोसाद जो है बिल्कुल एक ऐसी एजेंसी हो गई है जिसमें अब दम नहीं रहा। लेकिन एक बार फिर से मोसाद ने जिस तरह का करिश्मा किया, मैं इसको करिश्मा ही कहूंगा, जिस तरह से मोसाद ने बाकायदा लेबनान और सीरिया में एक गोली नहीं चलाई, एक बम नहीं फोड़ा, और उसने जो हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है उसके करीब 1 दर्जन आतंकवादियों को उसने जान से मार दिया, बिना एक गोली चलाए, बिना एक बम फोड़े। और करीब जो है 1,500-2 हजार या इससे ज्यादा संख्या हो सकती है, इतने आतंकवादियों को अपंग कर दिया, किसी को जो है नपुंसक बना दिया, किसी को जो किसी की आंखें जो है हमेशा के लिए चली गई, किसी के हाथ नहीं बचे, किसी का बॉडी का कोई पार्ट चला गया। तो करीब 1,500-2 हजार लोगों को अपंग बना दिया। इतना बड़ा जो है मोसाद ने जो है इतना बड़ा करिश्मा करके दिखाया, बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी बम फोड़े। इसलिए मैंने कहा यह करिश्मा नहीं तो और क्या है। दरअसल 17 तारीख को लेबनान और सीरिया के अंदर जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी थे, जो पेजर का इस्तेमाल करते थे, पेजर आप जानते हैं वो 80 और 90 के दशक की टेक्नोलॉजी है, दुनिया में अब वो टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है, लेकिन आतंकवादी हिजबुल्लाह के आतंकवादी पेजर को इस्तेमाल कर रहे थे। और अचानक से उस पेजर में 17 तारीख को 3:30 बजे बीप बीप का एक मैसेज आता है, और बीप बीप का एक मैसेज आने के बाद जो है अचानक धमाके होते हैं, और कई जगह एक साथ धमाके होते हैं। करीब 3,000 से ज्यादा पेजर हिजबुल्लाह के आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे थे, और जहां जहां ये पेजर थे वहां एक मैसेज आता है, और उसके बाद एक धमाका होता है, और उसके धमाके के बाद जो आतंकवादी थे उनका क्या हश्र हुआ वो आपने तस्वीरों में देखा होगा। क्योंकि पेजर ज्यादातर जो है पेजर जो लोग हैं अपनी जेबों में रखते हैं, और कुछ लोग जो है अपनी कमर में जो है, कमर में बेल्ट होती है, बेल्ट में टांग कर रखते थे पेजर। तो वहां जिनका विस्फोट हुआ, लोग कह रहे हैं कि अब ये जो है 72 हूरों के साथ जो है आनंद भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके शरीर के कौन से पार्ट उड़ गए वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल जो मैं ये कह रहा था कि हालांकि इसको लेकर मोसाद ने अभी तक
कोई स्वीकारोक्ति नहीं की है, इसको लेकर कोई ये नहीं कहा कि इजराइल ने कहा कि हमारा हाथ है, लेकिन दुनिया को ये मान रही है कि आखिर हिजबुल्लाह की और जिस तरह की वॉर चल रही है, हमास, हिजबुल्लाह और जो है इजराइल के साथ वॉर चल रही है, तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मोसाद का हाथ है। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से, फिर कह रहा हूं, बिना बम चलाए, बिना गोली चलाए, जिस तरह से आतंकवादियों का सफाया कर दिया, जिस तरह से आतंकवादियों के घर में घुसकर जो स्ट्राइक की, जिस तरह से दहशत फैला दी, आतंकवादियों को अपंग कर दिया, उनके शरीर के चीथड़े उड़ा दिए, तो ये मोसाद के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि मोसाद जो है, मोसाद को, इसलिए मैंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। मोसाद को मत समझिए कि मोसाद जो है वो जो है खत्म हो गया या ढीला पड़ गया। उसने 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था उसका बदला लिया, और क्या सलीके से बदला लिया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरे मामले में आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये पेजर क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसी टेक्नोलॉजी जो खत्म हो चुकी थी। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जो जितनी जांच एजेंसियां, जितनी खुफिया एजेंसियां, जितने ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ये टेक्नोलॉजी का विस्तार करते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है वो फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी में जाते हैं, आगे की टेक्नोलॉजी में जाते हैं और तब दुश्मनों पर अटैक करते हैं। लेकिन दरअसल इसने क्या किया, मोसाद ने क्या किया, मोसाद ने, इजराइल ने क्या किया, मोसाद इजराइल ने जो है टेक्नोलॉजी में पीछे चले गए। वो कई साल 80 के दशक में पीछे चले गए और पीछे की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उन्होंने दुश्मन का सफाया करा। ये दरअसल हो क्या रहा था, ये जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं, ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करके पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर बता रहा हूं, भारत में 80 और 90 के दशक में पेजर आया था, और पेजर में क्या होता था, वन साइड कम्युनिकेशन होता है। इसमें एक मैसेज आता है, वो मैसेज आप पढ़ सकते हैं, इससे आप फोन की तरह आप जवाब नहीं दे सकते, फोन की तरह आप इसको जो है फोन की तरह इसको इस पर रिवर्स नहीं कर सकते, ना आप मैसेज भेज सकते हैं। ये सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन होता है कि आपको मैसेज मिला कि 5 बजे जो है यहां पे पहुंचना है, इतना मैसेज मिलता था। या दूसरे ने टाइप करके आपको मैसेज भेजा कि भाई 4:30 बजे आपको यहां मीटिंग के लिए पहुंचना है, तो उतना मैसेज मिलता था। यह होता था कि भाई इतने बजे यहां पहुंचो, ये करो, इतने बजे ये करना है। इस तरह के मैसेज जो है वो भेजे जाते थे। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। लेकिन हिजबुल्लाह के ने जो है आतंकवादियों ने बाकायदा एक ताइवान की कंपनी को 5000 जो पेजर है उनका ऑर्डर देकर 5000 पेजर बनवाए। अब इसके पीछे उनकी सोच क्या थी? सोच ये थी कि मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल ट्रैक हो जाते हैं, मोबाइल में जो सिग्नल, रेडियो सिग्नल होता है, और आप जानते हैं मोबाइल जिनके पास होता है उनको कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। आपके मोबाइल नंबर से जो है पता चल जाएगा कि आप किस समय कहां थे, तो मोबाइल से ट्रैक किया जा सकता है। तो इसलिए जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी उसमें होती है। तो मोसाद, ये जो हिजबुल्लाह था, हिजबुल्लाह ने तय किया कि क्योंकि हम अगर मोबाइल लेंगे तो फिर इजराइल की जांच एजेंसियां, इजराइल की जो मोसाद है और हमारे दुश्मन है, हमें ट्रैक कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि हम पुरानी टेक्निक में जाते हैं और हम पेजर का इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने पेजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो है गोल्ड अपोलो नाम की एक ताइवानी कंपनी है, उसको जो है पेजर का ऑर्डर दिया जाता है। अब ये कंपनी जो है उसका कहना है कि ये हमने यूरोप की एक कंपनी को दे दिए थे बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों ने कहीं कुछ गड़बड़ की हो, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती। कोई भी कंपनी अपना बिजनेस खत्म करने के लिए नहीं करेगी, ना ताइवान की कंपनी, ना यूरोप की वो कंपनी जिसको ताइवान की कंपनी से ऑर्डर मिला, ये नहीं किया होगा। लेकिन मोसाद के बारे में, मोसाद की जो एक्यूरेसी है उसका आप समझिए कि मोसाद ने क्या किया। इस पूरे जो पेजर था उसको कैसे उसने बम बना दिया। ये जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा करिश्मा, और इसके लिए मोसाद की जितनी आप जो है प्रशंसा करें उतनी कम है। तो दरअसल मोसाद ने ये जो पेजर थे इन्हीं को बम में परिवर्तित कर दिया। कैसे कर दिया कि इसने जो है इसमें PETN एक जो है विस्फोटक आता है। इस PETN विस्फोटक को जो है इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें ये PETN विस्फोटक जो है बहुत मामूली सा विस्फोटक जो है वो इस पेजर में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उन्होंने इसमें इंस्टॉल करवा दिया। और जब ये PETN जब इंस्टॉल हो गया उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने जो है बैटरी का एक कोड होता है, बैटरी में कोड फिक्स करवाया गया। वो अब ये भी टेक्निक बड़ी पुरानी है, बैटरी में कोड फिक्स करने की 80 की टेक्निक है, लेकिन मोसाद ने बैटरी में जो है कोड फिक्स करने की पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और सब बैटरीज में कोड फिक्स कर दिया। वो कोड ऐसा था कि जब उस कोड नंबर पर जो है उस कोड को आप हिट करोगे और वो कोड जब एक्टिवेट होगा तो जो बैटरी है वो बैटरी, लिथियम बैटरी जो है वो बैटरी ओवरहीट हो जाएगी। अब सोचिए कि बैटरी को उन्होंने एक टेक्निक से ओवरहीट कर दिया। मोबाइल पेजर कहीं है, किसी के पास है 3000
पेजर जो अलग अलग लोगों के पास है, लेकिन सबके पास जो है, सब में एक कोड वर्ड फिक्स किया गया, और उस कोड वर्ड को हिट करते, उस कोड वर्ड को ऑपरेट करते ही 3000 से जो ज्यादा जो पेजर थे उनमें जो बैटरी थी वो ओवरहीट कर गई, और बैटरी के बगल में पीईटीएन नाम का जो छोटा सा एक हल्का सा जो विस्फोटक था, वो डिवाइस जो है, वो विस्फोटक जो है उस तक जो है बैटरी गर्म होकर ब्लास्ट होती है, और वो विस्फोटक जो है वो फट जाता है, और उसके बाद जो है चीथड़े उड़ जाते हैं। और जगह जगह पे करीब पूरे जगह पर आप सोचिए 3000 करीब पेजर थे, हर जगह पे धड़ाधड़ 1 घंटे तक विस्फोट होते रहे। ऐसे आपने वीडियो देखे होंगे, मार्केट में, बाजार में, कोई अपने घर में बैठा था, कोई टॉयलेट में बैठा था, कोई जो है स्कूटर चला रहा था, कोई गाड़ी चला रहा था, कोई जो है सब्जी मंडी में था, जो जहां था उसका वहां विस्फोट हुआ, और उसके बाद उसने चीथड़ उड़ा दी। ये जो है इस तरह का। और ये भी नहीं है कि, और आपको ये भी मैं बता दूं, एक दिलचस्प बात ये भी बताऊं कि इजराइल ने, मोसाद ने पहले भी ऐसा काम किया, लेकिन तब मोबाइल में किया था। ये बताते हैं, हमास का एक नेता था याह्या आयाश करके, 1996 के आसपास जो है उसके मोबाइल में 1996 में मोबाइल के अंदर थोड़ा सा विस्फोटक जो है कहीं ना कहीं जो है उसको वो कर दिया था, और उसका जब उसने अपना, हमास के आतंकवादी ने जब मोबाइल फोन इस्तेमाल करा, अपने फादर को फोन लगाया, और उसके बाद वो वहां उड़ गया। तो इस तरह की चीजें जो हैं कर रहा है, ये अपने आप में समझ सकते हैं वो किस तरह से न सिर्फ फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी बल्कि पीछे जाके भी, समय के पीछे जाके भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को जो मजा चखा रहा है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल उसकी ताकत जो है, उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए, किस तरह से वो घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज यहां पर कहना चाहता हूं, मोसाद और इजराइल की ताकत जो है दुनिया देख रही है, वो क्या करता है। ये इजराइल, मोसाद भारत के दोस्त है, लेकिन भारत में इनको लेकर किस तरह की चीजें चलती है ये भी सोचिए। ये आपको समझना चाहिए। अभी क्या है कि क्योंकि इजराइल का युद्ध चल रहा है, इजराइल जो है हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार वो युद्ध कर रहा है, और इजराइल भारत से हथियारों का निर्यात कर रहा है। भारत अपने कई हथियार जो हैं, आधुनिक हथियार इजराइल को दे रहा है, क्योंकि इजराइल से हम भी हथियार लेते हैं, हमारे हथियार भी इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी जो है हाल ही में जो पूरा कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम है, इसमें प्रशांत भूषण और ऐसे कई वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक याचिका लगा दी। याचिका क्या लगाई कि भारत जो इजराइल को हथियार दे रहा है उस पर रोक लगाई जाए। क्यों रोक लगाई जाए? अब भारत की कंपनियां इजराइल को हथियार दे रही है, ये इनको हजम नहीं हो रहा। तो इन्होंने एक जाकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी कि भारत एक जो है हथियार निर्यात कर रहा है, इसको रोक लगाना चाहिए। इन्होंने तर्क क्या दिया? उन्होंने तर्क दिया कि इजराइल क्योंकि नरसंहार कर रहा है फिलिस्तीन में, इसलिए जो है ऐसा नरसंहार कर रहा है, तो ऐसे देश को हम हथियार ना बेचें। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई, और इन लोगों की सुनवाई अक्सर हो जाती है, जल्दी हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खैर इसमें टका सा जवाब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण और उस पूरी लॉबी को कहा कि ये विश्व नीति से जुड़ा मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और फिर कोर्ट ने यह भी पूछा कि नरसंहार कर रहा है, ये बात कहां है भाई, आप अपने आधार पर करिए, आपका पर्सपेक्टिव है कि नरसंहार कर रहा है। ये इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें आईसीजे में तो कम से कम ये बात किसी ने नहीं कही कि नरसंहार कर रहा है, ना यूएन ने इस तरह का कहा कि वो नरसंहार कर रहा है। तो आप ये थ्योरी कहां से लाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब ये सोचिए कि ये जो प्रशांत भूषण जो थ्योरी लाए थे नरसंहार की, ये आई कहां से? ये आई थी कांग्रेस की पार्टी से, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये कह चुके हैं कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, इस ऐसे देश के खिलाफ जो है वो कड़ा जो है कार्रवाई करनी चाहिए, इजराइल जो है, इजराइल के खिलाफ भारत को बोलना चाहिए। ऐसी कई चीजें जो हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदा इसको लेकर के ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस इसको लेकर इजराइल के फिलिस्तीन के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है। लेकिन हमास जो हमले कर रहा था, जो वहां पर हमास ने आतंकी हमले किए, उसके पक्ष में ना कांग्रेस बोली, ना प्रशांत भूषण बोले, ना राहुल गांधी बोले, ना प्रियंका वाड्रा बोली, लेकिन पूरा इकोसिस्टम इजराइल के खिलाफ जो है उसने मोर्चा खोल दिया। जबकि इजराइल वो देश है, जब कारगिल युद्ध हुआ था, और सिर्फ एक नहीं, मैं तो एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो इजराइल ने भारत की मदद की थी। उस समय कोई मदद के लिए जब नहीं भारत के हाथ बढ़ाता था, इजराइल एक अच्छे दोस्त की तरह भारत की मदद करता था, और कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत की मदद की थी, खूब मदद की थी। जब भारतीय सेना जो है कई तरह की मुश्किलों से घिरी हुई थी, उस समय मदद की थी इजराइल ने। तो इजराइल जो समय समय पर भारत के, हमेशा कश्मीर को लेकर जब भी प्रस्ताव आता था यूएन में, या मुस्लिम देश जब प्रस्ताव लाते थे, एक अकेला इजराइल भारत के पक्ष में बोलता था और रूस बोलता था। तो जो दो तीन हमारे जो ऑल वेदर फ्रेंड्स है उसमें इजराइल भी है, हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहता था। अब कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहते हैं। मोसाद को उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो
जो है हिजबुल्ला और हमास के आतंकवादियों को मार रहा है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब इकोसिस्टम को भी आप समझिए और ये भी जानिए कि मोसाद और जो इजराइल है वो कितने कितने पावरफुल, छोटा सा देश है लेकिन कितना पावरफुल देश है और क्या कुछ नहीं कर सकता वो इस घटना से जो पेजर ब्लास्ट हुआ। ये भी बता दूं 17 तारीख को पेजर ब्लास्ट हुआ, 18 तारीख को खबर ये आ रही है कई जगह वॉकी टॉकी तो उनमें ब्लास्ट हो रहा है। तो आगे कहां कहां ये ब्लास्ट करेगा मोसाद और इजराइल हम नहीं जानते, लेकिन सैल्यूट करना चाहिए मोसाद को, इजराइल को कि छोटा सा देश है लेकिन चारों तरफ दुश्मनों से घिरा, लेकिन किस तरह से लड़ रहा है, उसका जज्बा है, देशभक्ति है, उसका जो लड़ने का जो मादा है उससे पता चलता है। और ऐसे देश को सैल्यूट करना चाहिए और ऐसा देश भारत का अगर दोस्त है तो हमको इस बात पे गर्व करना चाहिए, ना कि इसके खिलाफ हमें मोर्चा खोलना चाहिए जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल, कांग्रेस और प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। you